कहानी की शुरुआत होती है शहर की सुनसान और अंधेरी गलियों से। हमारा हीरो अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से भाग रहा है क्योंकि कुछ खतरनाक गुंडे हाथ धोकर उसके पीछे पड़े हैं। भागते भागते वो एक कोने में बैठे एक कमजोर से बूढ़े आदमी के पास से गुजरता है। अब सीन बदलता है और वो गुंडा अपनी गैंग के साथ उस बूढ़े आदमी के पास पहुंच जाता है। वो गुस्से और अकड़ में उससे पूछता है, ओए बुड्ढे, वो लड़का जो अभी यहाँ से भागा वो किस तरफ गया है? लेकिन वो बूढ़ा आदमी बिल्कुल शांत रहता है, मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। ये देखकर गुंडे का दिमाग खराब हो जाता है। वो आओ देखता है ना ताओ, उस बूढ़े आदमी को कॉलर से पकड़कर हवा में उठा लेता है और चिल्लाता है, साले तुझे सुनाई नहीं देता क्या? कब से सवाल पूछ रहा हूं मैं। इसके बावजूद वो बूढ़ा आदमी अभी भी चुप रहता है, जैसे कि वो गूंगा हो। उसकी ये खामोशी उस गुंडे को और भड़का देती है। गुस्से में पागल होकर वो उसे मारने के लिए हाथ उठाता ही है कि तभी गली में एक दमदार आवाज गूंजती है, रुक जाओ, ये वही है, हमारा हीरो वापस आ गया है। उसकी आवाज सुनकर गुंडा रुक जाता है। हीरो पूरी हिम्मत जुटाकर कहता है, जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो मैं हूं, बेकार में दूसरों को परेशान करने की जरूरत नहीं है। हीरो को वहां देखकर गुंडा उस बूढ़े आदमी को साइड में फेंकता है और हैरानी से हीरो की तरफ बढ़ता है। वो हंसते हुए कहता है, अबे ओए लौंडे, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू सच में वापस लौटकर यहाँ आ गया? बिना कोई मौका दिए वो गुंडा तेजी से आगे बढ़ता है और हीरो के पेट में एक जोरदार घूंसा मारता है। इस हमले से हमारा हीरो अपने घुटनों पर गिर पड़ता है और देखते ही देखते पूरी गैंग ने उसे घेर लिया होता है। गुंडा गुस्से में भड़कते हुए कहता है, बड़ा हीरो बन रहा था ना, ये नाटक बंद कर और जल्दी से पैसे निकाल। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तो जिन्फा ग्रुप का पैसा दबाने की कोशिश करे? हीरो के पास जवाब देने की ताकत नहीं बची होती। वो जोर जोर से खांस रहा होता है। उस पंच का असर बहुत गहरा हुआ था। दर्द से करहाते हुए हीरो गिड़गिड़ाते हुए कहता है, अरे बड़े भाई लोग, अगले महीने मैं पक्का वादा करता हूँ कि अगले महीने में सारे पैसे वापस कर दूंगा। लेकिन ये सुनकर गुंडे का पारा और चढ़ जाता है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो हीरो को कॉलर से पकड़कर कहता है, अगला महीना? और इस महीने के पैसों का क्या होगा? अगर तूने पैसे नहीं दिए तो हम तेरा पूरा घर तोड़ कर रख देंगे। घर का नाम सुनते ही हीरो के होश उड़ जाते हैं। वो घबराकर हकलाते हुए कहता है, बड़े भाई, ऐसा ऐसा मत करो प्लीज, मुझे बस कुछ दिन की मोहलत दे दो, मैं पहले से ही पैसे का इंतजाम करने में लगा हुआ हूं। गुंडा उसे वापस जमीन पर पटक देता है और बेइज्जत करते हुए कहता है, तुझे इज्जत क्या दे दी, तू तो सर पे ही चढ़ने लगा। तेरी औकात भी है हमसे मोल भाव करने की? हम तेरे साथ जो चाहे वो करेंगे और तुझे वो सब चुपचाप सहना ही पड़ेगा। इसके बाद वो गुंडा अपनी गैंग के साथ हीरो के घर की तरफ जाने के लिए मुड़ता है। वही हमारा हीरो जमीन पर पड़ा धूल चाट रहा होता है। अचानक उसे रियलाइज होता है और वो खुद से घबराहट में कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं इन्हें आगे नहीं जाने दे सकता। अमेई अभी भी घर पर ही है। अपनी गर्लफ्रेंड का ख्याल आते ही हीरो एक मजबूत इरादे के साथ अपने हाथ में पत्थर का टुकड़ा उठाता है और उन गुंडों पर पीछे से अटैक करने के लिए लपकता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले ही शॉट में हमारा हीरो बुरी तरह हार चुका होता है। वो जमीन पर लेटा हुआ है और उसे इतनी मार पड़ी है कि उसका चेहरा सूजा हुआ है। अब सीन बदलता है शहर की सड़कों पर, जहां तेज बारिश के बीच एक चमचमाती हुई रोल्स रॉयस कार आ रही होती है। और डैम यार, वो कितनी प्यारी लग रही है ना। कार एक जगह आकर रुकती है। एक आदमी अपना पैर बाहर निकालता है, जहां उसका बॉडीगार्ड पहले से ही छाता खोलकर खड़ा होता है। इस आदमी का नाम सन वेन वूग है, जो जिन्फा ग्रुप से है। उसके बगल में एक खूबसूरत लड़की उसके हाथ में हाथ डालकर चल रही होती है। हमारा हीरो उस लड़की को सन वेन वू के साथ देखकर सदमे में आ जाता है। वो यकीन नहीं कर पाता और हैरानी से पूछता है, अमी, तुम इसके साथ क्या कर रही हो? अमी, जो सन वेन वू के और करीब चिपकते हुए रूखेपन से जवाब देती है, मुझे इतने हक से अमी मत बुलाओ, अब मेरे बॉयफ्रेंड यंग मास्टर सन है। ये सुनकर हीरो अंदर से टूट जाता है और रोते हुए चिल्लाकर पूछता है, नहीं, आखिर क्यों? हम दोनों पिछले 10 सालों से एक साथ हैं। इस पर वहां खड़ी अमी की माँ गुस्से और नफरत के साथ ताना मारते हुए कहती है, 10 साल? सही में तुम बड़े बेशरम हो। अगर तुमने उसे इतनी बुरी तरह से जकड़ के नहीं रखा होता तो मेरी बेटी आज न जाने कहां पहुंच गई होती। अपने घुटनों पर बैठा हीरो पुरानी बातें याद दिलाते हुए डेस्परेट प्लीडिंग सवाल करता है, आंटी, आप ऐसी बात कैसे बोल सकती हैं? क्या आप पिछला साल भूल गई जब आपको हार्ट सर्जरी की जरूरत थी? वो मैं ही था जो जिन्फा ग्रुप के दरवाजे पर घुटने टेक कर हाई इंटरेस्ट लोन मांगने गया था। इस पर वो बूढ़ी औरत मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ, तू तो बस फालतू में सेंटिमेंटल हो रहा था। तुझे किसने बोला था उधार लेने के लिए? और सुन, वो थोड़े से पैसों की कोई औकात नहीं है। वेन वूलर मुझे जो ये ब्रेसलेट दिलाया है ना, उसकी कीमत तेरे उस लोन से कहीं ज्यादा है। वहीं अमी भी खुद को सही साबित करते हुए डिफेंसिव कहती है, लिन युआन, वो सब तूने अपनी मर्जी से किया था। तू ही तो हमेशा कहता रहता था ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो अब क्या हुआ? अब वो बात काउंट क्यों नहीं होती? ये सुनकर लिन युआन पूरी तरह बिखर चुका होता है। दर्द और गुस्से में कांपते हुए वो चिल्लाकर कहता है, कॉलेज के पहले साल से लेकर आज तक मैंने तुम्हें सपोर्ट किया। तुमने कहा था कि तुम्हें डिजाइनर बनना है, तो तुम्हारे लिए स्टूडियो खोलने के चक्कर में मैंने अपना घर तक गिरवी रख दिया। क्या तुम ये सब भूल गई? लिन युआन की ये बात सुनते ही वो औरत आगे बढ़ती है और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है।
वो उसे उसकी औकात याद दिलाते हुए गुस्से और नफरत के साथ कहती है, तो क्या हुआ अगर तूने मेरी बेटी को सपोर्ट किया? वो तो बस वही बात हुई कि तू अपनी औकात से बाहर हाथ मार रहा था। अब वो यंग मास्टर सन की है। तेरे जैसे कंगाल को उसे पाने के सपने भी नहीं देखने चाहिए। इसके बाद सन वैन वू लिन युआन के सामने आकर उसे धमकाता है। लिन युआन, बेहतर होगा कि तू अपनी हद में रहे। चुपचाप पैसे वापस कर और यहां से दफा हो जा। अगर तू अब भी उसके पीछे पड़ा रहा ना, तो तेरा वो हाल करूंगा कि तू मौत की भीख मांगेगा। सन वैन वू की बात सुनकर लिन युआन अपने दांत भींचता है। एक दर्द भरी हंसी के साथ वो कड़वी सच्चाई को एक्सेप्ट करते हुए कहता है, तो ये बात है। 10 साल की फीलिंग्स, जान बचाने वाला वो एहसान, तुम्हारी नजरों में इन सब की कोई वैल्यू नहीं है। इससे पहले कि अमे कुछ बोल पाती, सनबिन वू उसे कार में बैठने का इशारा करता है और अमे चुपचाप मान जाती है। उसकी माँ उसे कार की तरफ ले जाते हुए कहती है कि लिन युआन का मनहूस चेहरा देखकर ही उसका मूड खराब हो गया। उनके जाने के बाद एक गैंग मेंबर लिन युआन को पीछे से पकड़ लेता है। गैंग का लीडर सनबिन वू से पूछता है कि अब इसका क्या करना है। सनबिन वू एक डरावनी स्माइल के साथ जवाब देता है, वैसा ही करो जैसा हम हमेशा से करते आए हैं। अगले ही पल उस अंधेरी गली में लिन युआन की दर्द भरी चीखें गूंजने लगती हैं। कुछ देर बाद का नजारा दिल दहला देने वाला होता है। लिन युआन जमीन पर अधमरा पड़ा हुआ है। सनबिन वू अपनी कार की तरफ जाते हुए कहता है, ये टूटी हुई टांग, इसे अपना ब्याज समझ लेना। अगर अगले महीने तक पैसे नहीं चुकाए तो अगली बार सिर्फ एक टांग नहीं तोड़ूंगा। चलो मैं यहाँ से। सभी लोग वहां से चले जाते हैं और लिन युआन तेज बारिश में सड़क पर अकेला लाचार पड़ा रहता है। तभी वो बूढ़ा आदमी वापस उसके पास आता है। वो लिन युआन को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन लिन युआन उसे रोक देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से वो गरीब बूढ़ा आदमी भी मुसीबत में आ जाए। लेकिन वो बूढ़ा आदमी एक रहस्यमय अंदाज में लिन युआन से कहता है, हिम्मत मत हारो बेटा, तुम्हारी किस्मत अब पलटने वाली है, तुम्हारा वक्त आ गया है। ये सुनकर लिन युआन दर्द और बेबसी में रोता हुआ ताना मारता है, किस्मत पलटने की बात कर रहे हो? मेरी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ भाग गई है और मैं यहाँ गर्दन तक कर्ज में डूबा हुआ हूँ। कैसे करूंगा मैं सब ठीक? अगर मेरे पास पैसे होते ना, तो आज मेरी ये हालत कभी नहीं होती। तभी अचानक उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन की ट्रिंग आवाज सुनाई देती है। वो चौंक कर चेक करने के लिए अपना फोन निकालता है। स्क्रीन पर जो वो देखता है उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अचानक से उसके बैंक अकाउंट में 10 मिलियन युआन क्रेडिट हो चुके थे। उसका टोटल बैलेंस अब बढ़कर 10 मिलियन और 65 युआन हो गया था। लिन युआन अपने फोन की स्क्रीन पर 10 मिलियन युआन क्रेडिट होने का मैसेज देखता है। एक पल के लिए तो उसे समझ ही नहीं आता कि रिएक्ट कैसे करे। बस वहीं जमीन पर बैठ जाता है। वो आंखें फाड़ कर फोन को घूरता है और हकलाते हुए चिल्लाता है, 10 मिलियन? भाई साहब, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा ना? वो हैरानी से खुद से बड़बड़ाता है, मतलब मैंने सोचा तो था कि कभी मेरे पास भी अंधा पैसा होगा, लेकिन ऐसे अचानक? ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा कोइंसिडेंस नहीं हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मैंने सोचा वो सच में हो गया? फिर एक नई उम्मीद के साथ वो मन ही मन फैसला करता है, अगर ये सच है तो बस अब तो लाइफ सेट है। सबसे पहले अपने लिए एक छोटा सा गोल सेट करता हूँ। वो जोश में खड़ा होता है और जोर से हंसता है। आखिरकार मेरी किस्मत पलटने का दिन आ ही गया। तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से वापस जमीन पर गिर जाता है। वहीं खड़ा वो रहस्यमय बूढ़ा आदमी उसे हाथ बढ़ाकर हॉस्पिटल ले जाने का ऑफर देता है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। वो बूढ़ा आदमी लिन युआन को लेकर हॉस्पिटल की लॉबी में खड़ा है। उन्हें देखकर वहां खड़ा एक सूट बूट वाला आदमी नाक सिकोड़ते हुए कहता है, छी यार, ये भिखारी कहां से आ टपका? इससे कितनी गंदी बदबू आ रही है। वही काउंटर पर बैठी रिसेप्शनिस्ट लिन युआन को ऊपर से नीचे तक घिन भरी नजरों से देखती है और रूखेपन से कहती है, ओ हेलो, मेडिकल फीस 50,000 युआन है और अगर रुकना है तो रेगुलर रूम का किराया एक दिन का 10,000 लगेगा। कैसे पे करोगे, कैश या कार्ड? वैसे तुम्हारे पास होगा क्या? रेट सुनकर लिन युआन के होश उड़ जाते हैं और वो हड़बड़ाकर कहता है, क्या एक दिन का 10,000? अरे रहने दो, फिर मैं यहाँ नहीं रुकने वाला, ये तो लूट मचा रखी है। ये सुनकर वो रिसेप्शनिस्ट उसे हिकारत से देखती है और ताना मारते हुए कहती है, हैं? पैसे नहीं है? जब जेब में ढीला नहीं होता तो यहाँ कर इतनी नवाबी क्यों दिखा रहे हो? चलो निकलो यहाँ से। रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर लिन युआन के चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान आ जाती है। वो उसकी बात काटते हुए फुल एटीट्यूड में अपना कार्ड काउंटर पे पटकता है और ऑर्डर देता है, मुंह बंद रख और मुझे तुम्हारे सुपर वीआईपी वार्ड में उठना है। ये पकड़ कार्ड और स्वाइप कर इसे। रिसेप्शनिस्ट गुस्से में झटक कर उसके हाथ से कार्ड लेती है और मनी मन सोचती है, बड़ा आया वीआईपी वाला, देखती हूँ उसमें कितने पैसे हैं। अगर एक कार्ड डिक्लाइन हुआ ना तो इस कंगाल की तो मैं खैर नहीं छोड़ूंगी। लेकिन अगले ही पल शॉक, उसके तोते उड़ जाते हैं क्योंकि पेमेंट टिंग करके सक्सेसफुल हो जाती है। पैसा बोलता है बॉस। पेमेंट होते ही उसका रवैया गिरगिट की तरह बदल जाता है।
वो बड़े प्यार और इज्जत से मस्का लगाते हुए कहती है, अरे सर आप तो बुरा मान गए। जी बिल्कुल मिस्टर लिन, मैं अभी के अभी आपके लिए सारा पेपर वर्क निपटा देती हूँ, आप बस आराम कीजिए। कुछ देर बाद हमें वीआईपी वार्ड के अंदर का शानदार नजारा दिखाया जाता है, जहां लिन युआन मजे कर रहा है। नैरेटर बताता है, भाई वीआईपी वार्ड का तो माहौल ही अलग था। वहां 2 सुंदर डॉक्टर्स थीं जो लिन युआन को प्रोफेशनल मसाज दे रही थी। खाने में महंगे विटामिन्स और बढ़िया 5 स्टार खाने का पूरा इंतजाम था। कुछ वक्त गुजरता है और लिन युआन की चोट भरती हुई दिखती है। नैरेटर आगे सॉफ्ट एम्फेसिस कहता है, इस शानदार देखभाल और सेवा पानी का असर ये हुआ कि उसकी घायल टांग अब धीरे धीरे पूरी तरह रिकवर होने लगी थी। तभी एक डॉक्टर बड़ी इज्जत के साथ लिन युआन के पास आती है और डिस्चार्ज पेपर्स थमाते हुए कहती है, रिस्पेक्टेड मिस्टर लिन, हमने आपका कंप्लीट चेकअप कर लिया है और आप अब पूरी तरह से फिट है। ये लीजिए आपके डिस्चार्ज पेपर्स। वो बड़े अदब से आगे ऐड करती है, और हाँ, हमने आपके लिए एक स्पेशल वीआईपी प्रायोरिटी चैनल भी शुरू किया है। फ्यूचर में कोई भी जरूरत हो बस एक फोन घुमा दीजिएगा, हम हाजिर हो जाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन युआन अब पूरी तरह रिकवर होकर हॉस्पिटल की लॉबी से बाहर जा रहा है। उसके साथ वो मिस्टीरियस बूढ़ा आदमी भी है। उन दोनों को जाता देख सभी डॉक्टर्स उनकी रिस्पेक्ट में अपना सिर नीचे झुका लेते हैं। अब लिन युआन की आंखों में गुस्सा और बदले की आग दिखाई देती है। वो पुरानी बातें याद करते हुए दांत भींचकर खुद से कहता है, उस वक्त आमे की मां के इलाज के लिए मैंने एक बार भी नहीं सोचा और भारी ब्याज पर पैसा उठा लिया, सिर्फ इसलिए ताकि वो लोग आराम से रह सकें। लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? धोखा। अब बहुत हो गया। मैंने जो कुछ भी खोया है अब मैं वो सब वापस लेकर रहूंगा, सूद समेत। जब लिन युआन और वो मिस्टीरियस बूढ़ा आदमी हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं, तब लिन युआन बड़े आदर के साथ उस बूढ़े आदमी को काट देते हुए कहता है, बाबा, इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज ये पैसे रख लीजिए, मेरी तरफ से छोटी सी भेंट। बूढ़ा आदमी हड़बड़ा जाता है और मना करते हुए कहता है, अरे ये तुम क्या कर रहे हो बेटा? मैंने तो सच में ऐसा कुछ भी नहीं किया कि मैं ये पैसे लूं। लेकिन लिन युआन एक बड़ी प्यारी मुस्कान के साथ उनका हाथ पकड़कर कहता है, आप ऐसा मत बोलिए बाबा, किसी की छोटी सी मदद का बदला भी दिल खोल कर चुकाना चाहिए। सच कहूं तो मुझे लगता है मेरी किस्मत शायद आपकी वजह से ही पलटी है। आप मेरे लिए किसी मसीहा से कम नहीं है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लाइव स्ट्रीमर दिखाई देता है जो लिन युआन और उस बूढ़े आदमी से थोड़ी दूर खड़ा है। वो अपने फोन में देखकर लाइव ऑडियंस से बात कर रहा है। वो पूरे जोश में कैमरा की तरफ देखकर कहता है, गाइज ऐसा लग रहा है कि आगे कुछ सीन हो गया है, चलो मैं वहां जाकर देखता हूं, शायद हम कुछ कंटेंट मदद कर सके। कैमरे का फोकस जमीन पर गिरे हुए एक बूढ़े आदमी पर जाता है जो दर्द में तड़प रहा है। लाइव चैट में लोग लगातार मैसेजेस भेजने लगते हैं, ओए स्ट्रीमर जाओ मदद करो, डरपोक मत बन, जल्दी कुछ पॉजिटिव एनर्जी दिखा भाई। वहीं पास खड़े लोगों में से एक बंदा मदद करने की बजाय बस कमेंट करता है, अरे लगता है कोई बूढ़ा आदमी बेहोश होकर गिर गया है। लाइव स्ट्रीम पर लोगों के इतने कमेंट्स देखकर एंकर की हालत खराब हो जाती है। उसे डर है कि कहीं ये कोई चाल ना हो। वो थोड़ा हिचकिचाते हुए कैमरा पर कहता है, यार गाइज ये कोई स्कैम तो नहीं है ना? मेरा तो मानना है कि हमें इन सब पंगे में पड़ना ही नहीं चाहिए, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। उसकी ये डरपोक बातें सुनकर लाइव चैट में लोग, छे स्ट्रीमर से ये सब हैंडल नहीं होगा, लिखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी वहां हमारा हीरो लिन युआन पहुंचता है। वो स्ट्रीमर और बाकी तमाशबीनों को धक्का देकर साइड करते हुए तेजी से चिल्लाकर कहता है, हटो सामने से, रास्ता दो मुझे, तमाशा मत बनाओ। बिना एक पल गवाए लिन युआन उस अनजान बूढ़े आदमी को अपनी पीठ पर उठा लेता है और तेजी से हॉस्पिटल की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर स्ट्रीमर की ऑडियंस हीरो की तारीफ करने लगती है। देखो स्ट्रीमर, असली पॉजिटिव एनर्जी इसे कहते हैं। वहीं दूर खड़ा वो मिस्टीरियस बूढ़ा आदमी ये सब देखकर संतुष्टि से मुस्कुराता है। वो खुद पर नाज करते हुए धीरे से कहता है, मुझे पता था, मेरी परखी हुई नजर कभी गलत नहीं हो सकती। मैंने बिल्कुल सही इंसान को चुना है। सीन हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में शिफ्ट होता है। डॉक्टर सीरियस होकर फाइल चेक करते हुए लिन युआन को बताता है, देखिए हालत अच्छी नहीं है, पेशेंट को अचानक सेरेब्रल हेमरेज हुआ है, हमें अभी के अभी सर्जरी करनी पड़ेगी वरना इनकी जान नहीं बचेगी। ये सुनकर लिन युआन की आंखों में डिटर्मिनेशन आ जाती है। वो डॉक्टर से दमदार आवाज में कहता है, डॉक्टर यहां एक इंसान की जान का सवाल है, पैसे की टेंशन मत लीजिए, सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। लिन युआन का जवाब सुन डॉक्टर प्रोफेशनल टोन में बात खत्म करते हुए कहता है, ठीक है समझ गया, आगे का हम संभाल लेंगे मिस्टर लिन। इस बीच नर्स और स्टाफ पेशेंट को स्ट्रेचर पर लेकर ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ जाते हैं। जब लिन युआन वहां से निकल रहा होता है तब डॉक्टर उसे हैरानी से देखता है और हल्का सा मुस्कुराकर ताना मारते हुए कहता है, लगता है जेब में पैसे आते ही इंसान का कॉन्फिडेंस भी 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। हाँ? हॉस्पिटल का सीन खत्म होता है और हमारा हीरो बाहर निकलता है।
वो हॉस्पिटल के मेन गेट की सीढ़ियों पर आकर रुकता है। धूप उसके चेहरे पर पड़ रही है और वो पहले से काफी रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट दिख रहा है। थोड़ी देर वहां खड़े रहने के बाद उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आ जाती है। वो मन ही मन खुशी महसूस करते हुए सोचता है, पैसे की चिंता ना होने वाली ये फीलिंग सच में कितनी कमाल की है यार। ऐसा लग रहा है जैसे सर से कोई भारी बोझ उतर गया हो। इसके बाद वो भीड़ भाड़ वाली सड़क की तरफ बढ़ जाता है। चलते हुए वो खुद से वादा करता है और सोचता है, अब मैं वो पहले वाला हारा हुआ लूजर नहीं रहा जो कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था और जिसके पीछे लोग भागते रहते थे। अब मेरा वक्त बदल चुका है। सीन शिफ्ट होता है और लिन युआन अपने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के नीचे पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचते ही ऊपर से वो खड़ूस मकान मालकिन की गुस्से भरी आवाज गूंजती है। वो खिड़की से चिल्लाते हुए कहती है, लिन युआन, तू गरीब कंगाल, जल्दी से मेरा किराया चुका, वरना आज तेरा सारा सामान बाहर फेंक दूंगी। इसके साथ ही ऊपर से उसका सामान फेंका जाने लगता है। तभी एक फोटो फ्रेम तेजी से हवा को चीरते हुए नीचे आता है और जमीन पर गिरकर छपाक से टूट जाता है। कैमरा उस टूटे हुए फ्रेम पर फोकस करता है। ये लिन युआन की सबसे कीमती चीज थी, उसकी फैमिली फोटो, जिसमें वो अपने मम्मी पापा के साथ खुश दिख रहा था। लिन युआन बिना कुछ बोले आगे बढ़ता है और उस टूटे हुए फ्रेम को उठा लेता है। उस तस्वीर को देखकर वो बिल्कुल शांत हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा दर्द और गुस्सा साफ दिखाई देता है। तभी वहां उसका एक पड़ोसी हड़बड़ाते हुए आता है। वो लिन युआन को देखकर परेशानी में पूछता है, अरे लिन युआन, तू पिछले कुछ दिनों से कहां गायब था भाई? वो बुढ़िया तुझसे किराया लेने के लिए पागल हुई पड़ी है और तुझे ढूंढ रही है। बेहतर होगा कि तू तैयार रहे, वो आज मूड में नहीं है। लेकिन लिन युआन के चेहरे पर डर की कोई लकीर नहीं होती। वो बड़े ठंडे दिमाग से और काम होकर जवाब देता है, चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। उसकी ये बात सुनकर वो लड़का हैरान रह जाता है। वो लिन युआन के कॉन्फिडेंट चेहरे को देखते हुए मन ही मन सोचता है, हैं? ये बंदा इतनी बड़ी मुसीबत में भी इतना शांत कैसे हो सकता है? इसे हुआ क्या है? लिन युआन चलते हुए अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंचता है। वो अभी बाहर कॉरिडोर में खड़ा ही होता है कि तभी दरवाजा खुलता है और वो गुस्सैल बूढ़ी मकान मालिकिन सामने आ जाती है। उसे देखते ही वो औरत गुस्से में फट पड़ती है और चिल्लाते हुए कहती है, लिन युआन, आ गया तू? आखिरकार तुझे वापस आना याद आ ही गया। वो दरवाजे पर खड़े खड़े ही लिन युआन की तरफ उंगली दिखाकर धमकी देते हुए कहती है, कान खोलकर सुन ले, अगर आज तूने पिछले 3 महीने का बचा हुआ किराया अभी के अभी नहीं दिया तो यहां से जिंदा जाने के बारे में सोचना भी मत। वो खड़ूस मकान मालिकिन दरवाजे पर खड़ी होकर नाक सिकोड़ते हुए लिन युआन को घूरती है और बड़े ही गंदे तरीके से ताना मारते हुए कहती है, सच में यार, मेरी ही किस्मत फूटी थी जो तेरे जैसे कंगाल भिखारी से पाला पड़ा। पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं मुंह उठा के, जेब में ढेला नहीं और नखरे देखो इनके। लेकिन लिन युआन उसकी कड़वी बातों पर ध्यान देने के बजाय बड़े प्यार से अपने हाथ में पकड़ी उस टूटी हुई फैमिली फोटो को देखता है। उस तस्वीर में अपने मम्मी पापा का हंसता हुआ चेहरा देखकर वो इमोशनल हो जाता है और मन ही मन उनसे माफी मांगते हुए सोचता है, मम्मी पापा, मुझे माफ कर देना। मैंने अपनी जिंदगी के पहले हिस्से में आप लोगों को मेरे साथ सिर्फ दुख और तकलीफ ही दी। आप लोगों ने मेरे लिए बहुत सहा है। जब मकान मालिकिन देखती है कि लिन युआन उसकी बातों को इग्नोर करके फोटो में खोया हुआ है तो वो और भी ज्यादा चिढ़ जाती है और गुस्से में पैर पटकते हुए चिल्लाती है, ओए, मैं क्या यहाँ दीवारों से बात कर रही हूँ? सुनाई दे रहा है या नहीं तुझे? जवाब क्यों नहीं देता? इतना शोर शराबा सुनकर पीछे से एक कमरे का दरवाजा खुलता है और एक लड़का बाहर झांकता है। वो नींद और कंफ्यूजन में परेशान होकर पूछता है, अरे क्या हुआ यार, क्यों इतना शोर मचा रखा है? कोई शांति से रहने भी नहीं देता यहाँ। शोर सुनकर पड़ोसी भी बाहर आ जाते हैं। एक ब्लू ड्रेस वाली लड़की बड़े चटकारे लेकर उस अभी बाहर आए लड़के को गॉसिप बताती है, अरे और क्या होगा, वही रोज का ड्रामा, कर्जा वसूली। मैंने तो सुना है इसकी हालत इतनी खराब है कि किराया देना तो दूर, इसकी गर्लफ्रेंड भी इसे किसी अमीर के लिए छोड़ के भाग गई। ये सुनकर वो लड़का हैरान रह जाता है और कहता है, हैं, सही में? भाई साहब, इतना बुरा टाइम चल रहा है क्या इस बेचारे का? लेकिन दूसरी एक पीली टी शर्ट वाली लड़की नाक सिकोड़ते हुए घिन से कहती है, बेचारा घंटा, इससे तो गरीबी की बदबू आती है यार। मैं तो कहती हूँ अच्छा ही हुआ वो लड़की भाग गई, कौन रहेगा ऐसे लूजर के साथ। वापस कमरे में जब मकान मालिकिन देखती है कि लिन युआन अभी भी चुप है तो वो गुस्से में लाल पीली हो जाती है और दांत पीसते हुए खुद से कहती है, ओए, बहरे हो गया क्या? मेरी बातों को अनसुना कर रहा है? मेरे साथ ये साइलेंट ट्रीटमेंट मत खेल बुढ़िया के साथ। वो आग बबूला होकर लिन युआन के करीब आती है और चिल्लाती है, मैंने आज तक हजारों किराएदार देखे पर तेरे जैसा बेशरम और ढीठ इंसान आज तक नहीं देखा। कान खोल के सुन ले लिन युआन, आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। वो झपट्टा मारते हुए आगे बढ़ती और चीखती है, आज मुझे मेरा पैसा चाहिए, मतलब चाहिए। अगर तूने पैसे नहीं दिए तो मैं आज शाम को महाजोंग कैसे खेलूंगी? हाँ, पैसे निकाल। लेकिन तभी फटक,
इससे पहले कि वो औरत उसे छू भी पाती, लिन युआन बड़ी फुर्ती से उसका हाथ हवा में ही पकड़ लेता है। उसकी आंखों में अब वो पुराना डर नहीं बल्कि एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है और वो बड़े ठंडे दिमाग से पूछता है, बस सिर्फ इतनी सी बात के लिए इतना हंगामा? लिन युआन का ये नया रूप देखकर मकान मालिकिन के पसीने छूट जाते हैं और वो हकलाते हुए शौक में पूछती है, हैं? इतनी इतनी सी बात? लिन युआन बड़े ही ठंडे दिमाग से उसका हाथ छोड़ता है और अपना फोन निकालता है। वो स्क्रीन पर कुछ टैप करता है और मकान मालकिन को दिखाते हुए कहता है, ले भेज दिए तेरे पैसे, अब शांत हो जा। तभी मकान मालकिन के फोन पर एक नोटिफिकेशन की आवाज आती है, टिंग। वो फोन चेक करती है और स्क्रीन पर मैसेज फ्लैश होता है, जिफू बाओ पेमेंट रिसीव्ड 6000 युआन। वो एक पल के लिए हैरान रह जाती है और शक भरी नजरों से लिन युआन को देखती है और मनी मन सोचती है, हाँ, इस कंगाल के पास सच में पैसे थे। मुझे तो लगा था ये आज भी बहाने बनाएगा। लेकिन लिन युआन के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होता और वो बस चुपचाप खड़ा रहता है, जैसे ये 6000 युआन उसके लिए चिल्लर बराबर हो। मकान मालकिन उसके इस भाव न देने वाले एटीट्यूड को देखकर और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन असली धमाका तो अब होता है। गलती से या किस्मत से मकान मालकिन की नजर लिन युआन के फोन की स्क्रीन पर पड़ जाती है, जहां ट्रांजैक्शन का कंफर्मेशन मैसेज खुला हुआ था। मैसेज में साफ साफ लिखा था, एक्सपेंडिचर 6000 युआन, बैलेंस 10,994,065.2 युआन। वो नंबर पढ़ते ही मकान मालकिन की आंखें फट के बाहर आ जाती हैं और वो कांपते हुए खुद से सवाल करती है, 10 मिलियन? क्या ये मजाक है? उसके पसीने छूटने लगते हैं और वो घबराहट में मन ही मन चीखती है, बेटा ये कोई सपना तो नहीं है ना? इस लड़के के अकाउंट में इतना पैसा है कि मेरी ये पूरी खटारा बिल्डिंग भी बेच दूं तो उसका आधा भी नहीं मिलेगा। ये तो छुपा रुस्तम निकला। लिन युआन देख लेता है कि बुढ़िया ने उसका बैलेंस देख लिया है और वो बड़े स्टाइल में अपना फोन वापस जेब में रखता है और एक शार्प नजर से पूछता है, क्या हुआ? देख लिया जो देखना था? मकान मालकिन की तो बोलती बंद हो जाती है और वो हकलाते हुए बस इतना ही बोल पाती है, जी। तभी लिन युआन के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है और वो एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ, प्लेफुल मैनेस के साथ कहता है, वैसे मैंने नोटिस किया है कि तुझे किराया वसूलने का बड़ा शौक है, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। मकान मालकिन डर के मारे पूछती है, क्या क्या करने वाले हो तुम? लिन युआन सीधा उसके चेहरे पर बॉम्ब फोड़ता है, मैं तुझे जिंदगी भर किराया वसूलने का मौका देने वाला हूं। मैं ये अपार्टमेंट खरीद रहा हूं। मकान मालकिन को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता। क्या खरीद रहे हो? लेकिन पीछे खड़े पड़ोसी, जिन्हें 10 मिलियन वाली बात नहीं पता थी, ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगते हैं और लिन युआन का मजाक उड़ाने लगते हैं। वो व्हाइट टी शर्ट वाला लड़का ताना मारते हुए कहता है, ओए गांव वाले, लगता है अभी जो थोड़े बहुत पैसे हाथ लगे हैं वो जेब में जल रहे हैं ना? तेरे माँ बाप ने जिंदगी भर गांव में मिट्टी खोदी होगी, तब जाके शायद एक ईंट खरीदने के पैसे जमा किए होंगे, और तू यहाँ बिल्डिंग खरीदने की बात कर रहा है। वो ब्लू ड्रेस वाली लड़की भी जहर उगलते हुए कहती है, सही कहा, इसकी औकात यहाँ का टॉयलेट खरीदने की भी नहीं है। जा वापस अपने मम्मी पापा से खाद के पैसे मांग कर ला, फिर बड़ी बड़ी बातें करना। वो तीसरी लड़की भी चिल्लाकर कहती है, निकम्मा कहीं का, बिल्कुल अपने इनकॉम्पिटेंट माँ बाप पर गया है, निकल यहाँ से, हमारी जगह गंदी मत कर। लेकिन तभी वो मकान मालकिन, जिसे अब पता है कि लिन युआन असली बॉस है, घबराकर बीच में कूद पड़ती है और पड़ोसियों की बातों को इग्नोर करके बड़े ही मक्खन मलाई वाले टोन से लिन युआन से कहती है, मिस्टर लिन, आप इन लोगों की बकवास पर ध्यान मत दीजिए ना। वो गिड़गिड़ाते हुए ऑफर देती है, देखिए इस पूरी बिल्डिंग की मार्केट प्राइस वैसे तो 4.5 मिलियन है, लेकिन अगर आप इसे सच में चाहते हैं तो हम बात कर सकते हैं। अगले ही पल लिन युआन सीधा अपना ब्लैक कार्ड निकालता है और बड़े स्टाइल में मकान मालकिन की तरफ बढ़ा देता है। उसकी आंखों में एक शर्तिया चमक होती है जब वो कहता है, ये ले, इसमें पूरे 10 मिलियन है, बिल्डिंग के पैसे काट लेना और बाकी जो बचे उससे इस खटारा जगह को रेनोवेट करवाकर शहर का सबसे हाई एंड अपार्टमेंट बना देना। और हाँ, कोई चालाकी करने की कोशिश भी मत करना, वरना अंजाम बुरा होगा। पैसा देखते ही वो बूढ़ी मकान मालकिन तो पिघल ही जाती है और दोनों हाथों से कार्ड को ऐसे पकड़ती है जैसे कोई खजाना मिल गया हो। वो मक्खन लगाते हुए ओवरली रिस्पेक्टफुली कहती है, अरे सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं सब कुछ एकदम परफेक्ट करवा दूंगी, आपका हुक्म सर आंखों पर। इसके बाद लिन युआन घूमता है और उन पड़ोसियों की तरफ देखता है। वो उन्हें घूरते हुए कहता है, अब तुम लोगों की बारी। अभी कुछ देर पहले तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे और मेरे माँ बाप को गाली दे रहे थे, है ना? वो उंगली दिखाकर सीधा ऑर्डर देता है, कान खोल कर सुन लो, तुम लोगों के पास सिर्फ 3 दिन है, अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहां से निकल जाओ, वरना मुझे मत ब्लेम करना अगर मैंने धक्के मारकर बाहर निकाला तो। ये सुनकर वो पड़ोसी भड़क जाते हैं। व्हाइट टी शर्ट वाला लड़का और वो लड़की चिल्लाते हुए प्रोटेस्ट करते हैं,
क्या? किस खुशी में? हमारी लीज अभी खत्म नहीं हुई है, हमने पैसे दिए, हम क्यों जाएं? लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ बोल पाते, वो मकान मालकिन लाउड रोरिंग उन पर शेर की तरह धारती है। ओए चुप, आवाज नीचे। किस खुशी में? क्योंकि अब इस बिल्डिंग का नाम लिन हो चुका है। अब यहां सिर्फ मिस्टर लिन का राज चलता है, समझे? सीन के एंड में लिन युआन कूल अंदाज में हाथ हिलाते हुए कॉरिडोर से निकल जाता है। पीछे खड़ी मकान मालकिन बूट लिकिंग करते हुए चिल्लाती है, सुन लिया तुम सबने? मिस्टर लिन कितने महान है जो तुम्हें 3 दिन का टाइम दे रहे हैं। शुक्रिया अदा करो उनका। 3 दिन के बाद मुझे यहाँ एक भी इंसान दिखाई नहीं देना चाहिए। फिर बाद में हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और शहर का सबसे महंगा लीजियांग ग्रैंड होटल रोशनी में नहा रहा है। होटल के एंट्रेंस पर रेड कार्पेट बिछा हुआ है और ऊपर एक बड़ा सा डिजिटल बैनर चल रहा है, वार्मली वेलकम प्रेसिडेंट ली ऑफ हाई सिटी टू जियांग सिटी। लिन युआन सस्ता सा बैग टांगे हुए बिना किसी डर के उस रेड कार्पेट पर चलता हुआ होटल के अंदर एंट्री मारता है। वहां खड़ी रिसेप्शनिस्ट प्रोफेशनल स्माइल के साथ उसे ग्रीट करती है, हेलो सर, क्या आपका रिजर्वेशन है? लिन युआन के हुलिये को देखकर उसे लगता है कि इसने सस्ते ऐप से बुकिंग की होगी और वो अज्यूम करते हुए पूछ लेती है, आपने मीटियान या हुआ झुई से बुकिंग की है ना? ये सुनकर लिन युआन थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और हिचकिचाते हुए जवाब देता है, नहीं, दोनों में से कोई नहीं। अभी लिन युआन रिसेप्शनिस्ट से बात कर ही रहा होता है कि तभी उसे पीछे से सूमी की आहट होती है, जो सुन वनवू नाम के अमीर आदमी के साथ खड़ी थी। लिन युआन के मुंह से निकलता है, सूमी? सुन वनवू? सूमी की नजर जैसे ही लिन युआन पर पड़ती है, उसका चेहरा घिन से भर जाता है और वो उसे जलील करना शुरू कर देती है। लिन युआन, तू सुधरेगा नहीं ना? होश में आ जा यार, अब हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता, समझा? वो आगे गुस्से में ताना मारती है, अगर तेरे पास थोड़ा सा भी दिमाग बचा है ना तो चुपचाप यहां से दफा हो जा। प्लीज यार, मेरा पीछा करना बंद कर और मुझे परेशान मत कर, तेरी शक्ल देखकर ही मूड खराब हो जाता है। लिन युआन बिना किसी इमोशन के ताना मारता है, मैडम, लगता है तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रही हो, इतना भी इंपॉर्टेंट मत समझो खुद को, मैं यहां तुम्हारे लिए नहीं आया हूं। सूमी गुस्से में चिल्लाती है, नाटक बंद कर, समझा? तू यहां मेरा पीछा करते हुए आया है ताकि घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांग सके और हम वापस साथ हो जाए, है ना? झूठ मत बोल। पीछे खड़ा सुन वनवू हंसते हुए भड़काता है, अरे डार्लिंग, क्यों ना ऐसे सच में घुटनों पर बिठाया जाए, जरा मैं भी तो देखूं कि ये सिंप कुत्ते की तरह भौंकता कैसा है। लिन युआन का गुस्सा बढ़ जाता है और वो दांत भींच कर कहता है, तुम लोग अब हद पार कर रहे हो, किसी को इतना भी मत सताओ कि वो। लेकिन तभी 3-4 तगड़े गुंडे आ टपकते हैं और लिन युआन के कंधे पर हाथ रखकर धमकाते हैं, अबे ओए, तो क्या उखाड़ लेगा तू? हाँ, शुक्र मना कि हमने अभी तक तेरी टांगे तोड़कर हाथ में नहीं दी है, लिन डेडबीट। वो गुंडा पूछता है, बहुत उड़ रहा है ना तू, बोल, पैसे का इंतजाम हुआ या आज तेरा दी एंड कर दे यहां सबके सामने? सू में घमंड में चूर होकर लिन युआन को धमकाती है, सुन बेकंगाल, आज यंग मास्टर सुन यहाँ एक बहुत बड़े वीआईपी को रिसीव करने आए हैं, चुपचाप कोने में पड़े रहना, अगर कोई गड़बड़ की ना तो तुझसे बुरा हाल किसी का नहीं होगा। लिन युआन गुंडे का हाथ झटकता है और सू में की तरफ ठंडी नजर डालते हुए कहता है, तुम्हारा ये भाषण अब खत्म हो जाना चाहिए, मैं यहाँ होटल में रुकने आया हूँ, तुम लोगों का ये फालतू का शोर शराबा सुनने नहीं। सू में चीखती है, जलील इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जुबान लड़ाने की? तू अपनी औकात भूल गया है क्या? और वो थप्पड़ चलाने के लिए हाथ उठाती है। लिन युआन फुर्ती से सू मेई का हाथ हवा में ही पकड़ लेता है और कहता है, मेरे पास तुम जैसे लोगों के साथ उलझने का फालतू टाइम नहीं है, मेरे रास्ते से हटो। ये देखकर वो लाल बैंडाना वाला गुंडा बिल्कुल पागल हो जाता है, उसे यकीन नहीं होता कि ये कंगाल लड़का इतनी हिम्मत दिखा रहा है। वो गंदी गाली देते हुए चिल्लाता है, फक, अबे कूड़े के ढेर, तू हमें इग्नोर करके कहाँ जा रहा है? लगता है तेरी खाल में आज कुछ ज्यादा ही खुजली हो रही है। और वो पूरी ताकत से मुक्का जड़ देता है, रुक साले, अभी बताता हूं तुझे। लेकिन इससे पहले कि वो मुक्का लिन युआन के चेहरे पर लगे, वहां किसी की आवाज गूंजती है जो कि उस गुंडे को रुकने के लिए कहती है। ये आवाज सुनते ही गुंडे का हाथ हवा में ही जम जाता है। सुन वेनवू, सू मेई और बाकी लोग हड़बड़ाकर दरवाजे की तरफ देखते हैं, जहां जिन्फा ग्रुप का सबसे बड़ा पार्टनर प्रेसिडेंट ली टियानयांग अपने बॉडीगार्ड्स के साथ खड़ा होता है। सुन वेनवू उन्हें देखते ही हकलाने लगता है, ली? प्रेसिडेंट ली? उसे गलतफहमी हो जाती है कि प्रेसिडेंट ली इस शोर शराबे और कचरे को देखकर गुस्सा हो गए हैं, इसलिए वो तुरंत मक्खन लगाने के लिए आगे बढ़ता है, अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा करता है और लिन युआन की तरफ उंगली दिखाकर चिल्लाता है, पकड़ो इसे। इशारा मिलते ही बॉडीगार्ड्स लिन युआन को कंधों से जकड़ लेते हैं और घसीटकर बाहर फेंकने लगते हैं। सुन वेनवू सफाई देते हुए बोलता है, प्रेसिडेंट ली, माफी चाहता हूं, ये आदमी एक सड़क छाप डेडबीट है, इसने हमारे पैसे नहीं लौटाए और ऊपर से यहाँ तमाशा कर रहा है। फिर पूरे कॉन्फिडेंस में कहता है, आप चिंता मत कीजिए, ये कचरा आपकी आंखें गंदी कर रहा है, मैं अभी इसे लात मारकर बाहर निकलवाता हूँ। लेकिन जैसे ही प्रेसिडेंट ली देखते हैं कि लिन युआन को गंदे तरीके से पकड़कर धक्के दिए जा रहे हैं, उनका गुस्सा फट पड़ता है। वो अपनी लाठी हवा में उठाकर पूरी ताकत से जमीन पर पटकते हैं, ठाक।
तेज आवाज पूरे हॉल में गूंज जाती है और सबके दिलों में डर बैठ जाता है। सब वहीं थितक जाते हैं। प्रेसिडेंट ली गुस्से में दहाड़ते हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई? और सुन वेन वू के चेहरे के पास आकर चिल्लाते हैं, छोड़ उसे। अगर तूने मिस्टर लिन को एक उंगली भी लगाई तो सुन ले, कल सुबह तक तेरा जिन्फा ग्रुप सड़क पर भीख मांगता दिखेगा। मैं तेरी पूरी कंपनी को मिट्टी में मिला दूंगा। ये सब देखकर पास खड़े दो लोग आपस में फुसफुसाते हैं कि लिन युआन जैसा गरीब क्या सच में प्रेसिडेंट ली को जानता है। तभी प्रेसिडेंट ली गुस्से में सुन वेन वू को धक्का देकर अलग करते हैं और पूरे आदर के साथ लिन युआन के पास जाकर कहते हैं, मिस्टर लिन, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ ही लिया। लिन युआन हैरानी से पूछता है, आप कौन? प्रेसिडेंट ली गर्व से बताते हैं, मेरा नाम ली टियानयाग है। आप शायद भूल गए, लेकिन आप हमारे ली परिवार के मसीहा हैं। फिर पुरानी बात याद दिलाते हैं, जिस दिन मेरे पिता सड़क पर बेहोश होकर गिर गए थे, उनकी जान आपने ही बचाई थी। आपने चुपचाप 1,20,000 युआन का बिल भरा और बिना नाम बताए चले गए। ये सुनते ही सुन वेन वू बीच में टोकता है और कहता है कि ये नामुमकिन है। वो तुरंत फोन निकालकर लिन युआन का कर्ज वाला प्रोफाइल प्रेसिडेंट ली के सामने दिखाता है। प्रेसिडेंट ली, आपको गलतफहमी हो रही है। ये तो एक नंबर का कंगाल है। इसके पास रेंट भरने के पैसे तक नहीं है। ये 1,20,000 युआन कहाँ से लाएगा? लेकिन प्रेसिडेंट ली उसकी बकवास अनसुनी करके अपना फोन निकालते हैं और हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज उसके मुंह पर दिखाते हुए कहते हैं, अपनी बकवास बंद कर और आंखें खोलकर देख। स्क्रीन पर साफ दिखता है कि लिन युआन ही उनके पिता की मदद कर रहा था। ये देखकर सुन वेन वू और सू मेई की बोलती बंद हो जाती है और वो बस हकलाते रह जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? इसके बाद प्रेसिडेंट ली एक शानदार बॉक्स खोलते हैं जिसमें चमक दमक डायमंड कार्ड होता है। वो सम्मान से लिन युआन को देते हुए कहते हैं, मिस्टर लिन, ये मेरी तरफ से छोटा सा शुक्रिया है। ये डायमंड कार्ड पूरी दुनिया में कहीं भी चलेगा। और फिर ऐसा ऐलान करते हैं जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं, और आज से ली परिवार आपका सारा खर्च उठाएगा, चाहे वो कुछ भी हो। इतना कहते ही होटल के सारे ब्लैक सूट बॉडीगार्ड्स एक साथ पूरे डिसिप्लिन में लिन युआन के सामने घुटनों पर बैठ जाते हैं और एक सुर में चिल्लाते हैं, ओल्ड मास्टर की जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर लिन। ये नजारा देखकर सू मेई और सन वेनवू के चेहरे का रंग उड़ जाता है और उनके मुंह से बस हैरानी भरी आवाज निकलती है, वीआईपी डायमंड कार्ड? सिर्फ वही नहीं, बल्कि उस कार्ड की चमक देखकर आसपास खड़ी भीड़ में भी हलचल मच जाती है। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता। दो लड़के डर और एक्साइटमेंट में आपस में फुसफुसाते हैं, अरे बाप रे, मैंने सुना है कि पूरे शहर में कुल मिलाकर सिर्फ 3 लोग हैं जिनके पास ये कार्ड है। लेकिन इतनी बड़ी और कीमती चीज सामने होने के बावजूद लिन युआन के चेहरे पर लालच की एक भी झलक नहीं आती। वो शांति से हाथ आगे बढ़ाकर ऑफर ठुकराते हुए प्रेसिडेंट ली की आंखों में देखकर नम्रता से कहता है, प्रेसिडेंट ली, आपकी दरियादिली के लिए धन्यवाद, लेकिन किसी की जान बचाना एक इंसान का फर्ज होता है। मैं ये कार्ड नहीं ले सकता। इतना कहकर उसका ध्यान बगल में खड़े सन वेनवू पर जाता है और वो तेज नजरों से उसे देखते हुए सबको सुनाते हुए कहता है, और जहां तक पुराने हिसाब की बात है, वो मैं खुद एक एक करके बराबर करूंगा। लिन युआन का ये सेल्फ रिस्पेक्ट और पैसों के आगे ना झुकना प्रेसिडेंट ली को अंदर तक पसंद आता है। वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, मिस्टर लिन, मैं आपकी सोच की कदर करता हूं। मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूं। ये समझते हुए कि लिन युआन एहसान नहीं लेगा, प्रेसिडेंट ली तरीका बदलते हैं और बॉक्स आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, तो फिर इसे दोस्तों के बीच एक तोहफा समझकर रख लीजिए, या फिर आपको लगता है कि हमारी ली फैमिली आपकी दोस्ती के लायक नहीं है? ये सुनते ही माहौल अचानक बदल जाता है। प्रेसिडेंट ली के पीछे खड़े सारे बॉडीगार्ड्स एक साथ डिसिप्लिन में घुटनों पर बैठ जाते हैं और पूरा हॉल गूंज उठता है, रख लीजिए मिस्टर लिन। इतने लोगों को एक साथ झुकता देखकर लिन युआन फंस सा जाता है। उसे लगता है कि अब मना करना इनकी बेइज्जती होगी। थोड़ी ऑकवर्ड फीलिंग के साथ सिर खुजलाते हुए वो कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं इसे फिलहाल रख लेता हूं। लिन युआन की हाँ सुनते ही सबके चेहरों पर राहत आ जाती है और प्रेसिडेंट ली हंसते हुए कहते हैं, ये हुई ना बात। एक तरफ जहां प्रेसिडेंट ली और लिन युआन के बीच दोस्ती पक्की हो रही होती है, वहीं दूसरी तरफ सू मेई की जलन अब भी शांत नहीं होती। वो दूर खड़ी नाक सिकोड़ते हुए खुद से बुदबुदाती है, इस कचरे की किस्मत आज कुत्ते के गोबर पर गिर गई है। लेकिन तभी माहौल फिर बदलता है। प्रेसिडेंट ली सू मेई को पूरी तरह इग्नोर करके सन वेनवू की तरफ देखते हैं और ठंडे लहजे में पूछते हैं, तुम सन वेनवू हो राइट? सन वेनवू तुरंत सीधा खड़ा हो जाता है। उसे लगता है अब कोई फायदा मिलने वाला है। वो झुककर कहता है, जी प्रेसिडेंट ली, क्या आदेश है? प्रेसिडेंट ली बिना किसी इमोशन के बोलते हैं, मेरा प्रेसिडेंशियल स्वीट तुरंत मिस्टर लिन के नाम ट्रांसफर करो। सर्विस मेरे स्टैंडर्ड्स की होनी चाहिए और बिल मैं खुद पे करूंगा। ये सुनते ही सन वेनवू और सू मेई के पैरों तले जमीन खिसक गई। सन वेनवू हकलाते हुए चिल्ला उठा, क्या इसे ऐसे सर्व करें? फिर उसकी हिम्मत बढ़ गई और वो प्रोटेस्ट करने लगा, प्रेसिडेंट ली, मजाक मत कीजिए, ये तो बस एक डेड बीट है, हम इसे क्यों सर्व करेंगे? सू मेई ने भी आग में घी डालते हुए बीच में कूद कर कहा, बिल्कुल सही, ये भिखारी है, इसकी क्या औकात है प्रेसिडेंशियल स्वीट में रहने की? उनकी ये बदतमीजी सुनते ही प्रेसिडेंट ली का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनके पीछे खौफनाक औरा छा गया और वो ठंडे लेकिन खतरनाक लहजे में बोले, ओ, तुम दोनों हमारे ली फैमिली के बेनिफैक्टर की बेइज्जती कर रहे हो, यानी तुम मेरी ली फैमिली को नीचा दिखा रहे हो। और इससे पहले कि सन वेन वो कुछ समझ पाता, प्रेसिडेंट ली ने सीधा बम फोड़ दिया।
अगर ऐसा है तो मुझे नहीं लगता कि नॉर्थ वेस्ट एशिया प्रोजेक्ट तुम्हारी कंपनी को देना चाहिए। ये सुनते ही सन वेनवू का चेहरा नीला पड़ गया। उसके दिमाग में खतरे की घंटी बज उठी। सन ग्रुप के साल भर के ऑर्डर्स का 70% ली फैमिली से आता है। अगर ये प्रोजेक्ट गया तो मैं खत्म। तभी उसने देखा कि प्रेसिडेंट ली और लिन युआन जाने लगे हैं। उसे समझ आ गया कि ये उसकी आखिरी उम्मीद है। वो घबराकर उनके पीछे भागा और चिल्लाया, प्रेसिडेंट ली रुकिए। प्रेसिडेंट ली पलटे और बस एक ठंडा सा कहा। अगले ही पल सन वेनव्यू सबके सामने पूरे 90 डिग्री झुक गया और गिड़गिड़ाने लगा, प्रेसिडेंट ली, मिस्टर लिन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अंधा था जो हीरे को पहचान नहीं पाया। ये देख सू मेई पागल हो गई। वो आगे बढ़कर सन वेनवू को उठाने लगी। यंग मास्टर सन, आप ये क्या कर रहे हैं? आप सच में इस कचरे के सामने? लेकिन सन वेनवू अब अपनी बर्बादी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। सू मेई की बात सुनते ही उसका दिमाग फट गया और उसने पूरी ताकत से हाथ घुमाया। चटाक, जोरदार थप्पड़ सू मेई के गाल पर पड़ा। वो लड़खड़ा गई। सन वेनवू गुस्से में चिल्लाया, मुंह बंद रख अपनी। क्या प्रेसिडेंट ली के बेनिफैक्टर की बेइज्जती करना तेरी औकात है? सू मेई जमीन पर गिर पड़ी। सदमे में आंसुओं के साथ बोली, तुमने इसके लिए मुझे मारा? सन वेनवू दांत पीसते हुए बोला, सिर्फ थप्पड़ पड़ा है, यही तेरा लक है। अभी घुटनों पर बैठ और मिस्टर लिन से माफी मांग। फिर वो पलटकर दोबारा भीगी बिल्ली बन गया और हाथ जोड़कर बोला, प्रेसिडेंट ली, मिस्टर लिन, दिल से माफी चाहता हूं। ये औरत अनपढ़ है, इसे कुछ समझ नहीं। बड़े लोग छोटी गलतियों को दिल पर नहीं लेते। मुझे एक मौका दे दीजिए। लिन युआन ये सारा ड्रामा देखकर थक चुका था। उसने ठंडी नजर सन वेनवू पर डाली और बिना इमोशन के कहा, रहने दो, वैसे भी पुराने हिसाब एक दिन में बराबर नहीं होते। चलो। ये कहकर वो एलिवेटर की तरफ बढ़ गया। सन वेनवू ने राहत की सांस ली, लेकिन चापलूसी जारी रखी। जी प्रेसिडेंट ली, मिस्टर लिन, अपना ख्याल रखिएगा। कल सुबह नाश्ते पर सेवा का मौका जरूर दीजिएगा। लेकिन जैसे ही एलिवेटर बंद हुआ और लिन युआन नजरों से ओझल हुआ, सन वेनवू का चेहरा स्याह और जहरीला हो गया। वो दांत पीसते हुए मन ही मन बोला, लिन युआन रुक जा, ये हिसाब मैं तुझसे जरूर चुकता करूंगा। रात के वक्त प्रेसिडेंट ली लिन युआन को लेकर होटल के सबसे शानदार प्रेसिडेंशियल स्वीट में आते हैं। कमरे की चमक धमक और खिड़की से दिखता शहर का नजारा देखकर लिन युआन का दिल खुश हो जाता है। प्रेसिडेंट ली उसके चेहरे पर वो सुकून देखकर मुस्कुराते हुए पूछते हैं, कैसा लगा मिस्टर लिन? सब पसंद आया ना? लिन युआन पूरे कॉन्फिडेंस और खुशी के साथ जवाब देता है, बिल्कुल, मजा आ गया। लेकिन तभी माहौल अचानक बदल जाता है। प्रेसिडेंट ली की मुस्कुराहट एक शैतानी तेवर में बदल जाती है। वो घूमते हैं और अचानक अपने बॉडीगार्ड्स को चिल्लाकर ऑर्डर देते हैं, अच्छा तो फिर देर किस बात की, उठाओ इसे। पीछे खड़े बॉडीगार्ड्स तुरंत हरकत में आते हैं और एक सुर में चिल्लाते हैं, जी बॉस। ये सुनते ही लिन युआन के तोते उड़ जाते हैं। उसे लगता है ये कोई जाल था। वो घबराकर पीछे हटता है। उसके पसीने छूटने लगते हैं और वो डर कर चीखता है, अरे इसका क्या मतलब है? ये तुम लोग क्या कर रहे हो? पर इससे पहले कि वो भाग पाता, नजारा बदल जाता है। ये कोई हमला नहीं बल्कि रॉयल सेवा थी। सीन कट होता है और लिन युआन अब बाथरोब पहने एक आरामदायक सोफे पर लेटा हुआ दिखता है, जहां दो लड़कियां उसे बड़े आराम से मसाज दे रही हैं। लिन युआन अब शांत होकर आंखें मूंदे पड़ा था। प्रेसिडेंट ली पीछे खड़े होकर मुस्कुराते हुए पूछते हैं, क्यों आया आराम? जब तक आप खुश हैं हम खुश हैं। जाते जाते वो अपना कोट ठीक करते हुए एक आखिरी बात जोड़ते हैं, यह बस मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी सेवा थी। एक और बात, कल मैं और मेरे पिताजी आपके पेरेंट्स से मिलने आएंगे। हमें उनका शुक्रिया जो अदा करना है। प्रेसिडेंट ली के जाने के बाद कमरे में गहरा सन्नाटा छा जाता है। लिन युआन अकेला उस बड़ी सी खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है, जहां से पूरा शहर रोशनी में नहाया हुआ दिख रहा था। वो उस नज़ारे को देखता है और मन ही मन सोचता है, तो ये होती है अमीरों की दुनिया, इसका तो अलग ही नशा है। उसका ध्यान अपनी पुरानी जिंदगी पर जाता है। वो खुद से वादा करता है, मम्मी पापा, पहले मैं मजबूर था, आपको वो खुशियां नहीं दे पाया जिसके आप हकदार थे, पर अब वक्त बदल गया है। उसकी आंखों में एक नया जुनून आ जाता है। कल सुबह सबसे पहला काम यही करूंगा, आप लोगों को यहां ले आऊंगा। अगली सुबह नई उम्मीद लेकर आती है। लिन युआन होटल से निकलकर सीधा एक महंगी कपड़ों की दुकान में पहुंचता है। वहां वो एक रेडिश ब्राउन सूट पहनकर आईने के सामने खड़ा होता है। सेल्स गर्ल उसे देखकर इंप्रेस हो जाती है और तारीफ करते हुए कहती है, सर ये सूट तो जैसे आपके लिए ही बना हो, एकदम जच रहा है। लिन युआन आईने में अपना नया अवतार देखता है और कॉन्फिडेंट फील करता है। सही है। दुकान से निकलते हुए वो अपने अगले कदम के बारे में सोचता है। कपड़े तो हो गए, अब एक खुद की कार खरीदता हूं, फिर शान से मम्मी पापा को लेने जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ दुश्मन अभी भी पीछे लगा हुआ था। होटल के बाहर कोने में एक आदमी चश्मा लगाए छुपा हुआ था। ये वही जासूस था। जैसे ही लिन युआन निकलता है, वो फोन पर रिपोर्ट करता है, बॉस खबर पक्की है, वो लड़का होटल से निकल गया है। कार के अंदर बैठा उसका बॉस फोन में लिन युआन की फोटो देखकर ड्राइवर को ऑर्डर देता है, चलो आज इसका तमाशा बनाते हैं। कुछ देर बाद लिन युआन एक चमचमाते हुए कार शोरूम में एंट्री मारता है।
वहां खड़ा एक शरीफ सा सेल्समैन श्याओ वैंग उसे देखकर तुरंत आगे आता है और बड़े अदब से स्माइल करते हुए बोलता है, नमस्ते सर, आइए। क्या आपने पहले से कोई बुकिंग कराई है या मैं आपको हमारे नए मॉडल्स दिखाऊं? लिन यॉन भी मुस्कुराता है। उसे लगा चलो कोई तो इज्जत से बात कर रहा है। वो बोलने ही वाला था, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो दोस्त, मैं बस यही सोच रहा था कि। लेकिन बेचारा लिन यॉन अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि पीछे से एक मनहूस आवाज आई, अरे श्याओ वैंग, क्यों अपना दिमाग खराब कर रहा है इस पे? एक ब्लू हेयर सेल्समैन जो शक्ल से ही घमंडी लग रहा था, वो आगे आकर लिन यॉन को ऊपर से नीचे तक ऐसे घूरता है जैसे कोई कचरा देख लिया हो और हाथ हिलाकर भगाते हुए कहता है, एक नजर देख कर ही पता चल रहा है कि सड़क छाप कंगाल है, क्यों टाइम खोटी कर रहा है, धक्के मार के निकाले से यहां से। लिन यॉन हैरानी से उसे देखता है पर गुस्सा पीते हुए शांति से जवाब देता है, भाई मैं यहाँ कार खरीदने आया हूँ। ये सुनकर नीले बाल वाला सेल्समैन जोर से हंसता है। वो लिन यॉन के कंधे पर हाथ रखता है और उसके कपड़ों को छूकर मजाक उड़ाता है, अबे चल ना, ये जो 2 कौड़ी के कपड़े पहनकर तू यहाँ चला आया है ना, इनसे तेरी औकात साफ दिख रही है, यहाँ क्लाइंट बनने का नाटक कर रहा है। अब लिन यॉन का दिमाग खराब हो जाता है। वो गुस्से में उस बदतमीज सेल्समैन का हाथ झटक देता है और ठोस आवाज में कहता है, मुझे तुमसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, हटो यहाँ से। ये देखकर सेल्समैन का ईगो हर्ट हो जाता है। वो गुस्से में आगे बढ़ता है और चिल्लाता है, तू। लेकिन इससे पहले कि सेल्समैन कुछ और कर पाता, अचानक दरवाजे की तरफ से एक तीखी और जानी पहचानी आवाज आती है, अरे वाह, जरा मैं भी तो देखूं कौन सा बदबूदार भिखारी आजकल इतना घमंड दिखाने लगा है। सबकी नजरें उधर घूम जाती हैं। दरवाजे से सन वेन वू, सू मेई और उनके गुंडे शान से अंदर आते हैं। लिन यॉन को वहां देखकर सन वेन वू के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। वो ताना मारते हुए कहता है, मैं सोच ही रहा था कि ये कौन है, पता चला ये तो वही अपना कंगाल लिन यॉन है। सन वेन वू को देखकर वो नीले बाल वाला सेल्समैन तुरंत भीगी बिल्ली बन जाता है और झुककर सलाम ठोकता है, यंग मास्टर सन, आप आ गए। सन वेन वू के बगल में खड़ी सू मेई ने आंखों पर काला चश्मा लगाया हुआ था। वो चश्मे को थोड़ा नीचे करके लिन यॉन को घूरती है और बड़े नखरे से बोलती है, तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी औकात है यहाँ आकर माईबैक जैसी गाड़ी देखने की? ये सुनते ही सन वेन वू आगे बढ़ता है और लिन यॉन के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए कहता है, मैं तुझे बता रहा हूं, ये गलतफहमी पालना बंद कर दे कि प्रेसिडेंट ली के साथ चिपक गया तो तेरी किस्मत बदल गई। कचरा हमेशा कचरा ही रहेगा। इसके बाद वो जानबूझकर सू मेई को अपनी बाहों में भरता है और लिन यॉन को जलाते हुए बोलता है, जिस लड़की के पीछे तूने अपने 10 साल बर्बाद कर दिए वो अब मेरी मंगेतर है। लिन यॉन, तेरे बस की बात नहीं है ये सब। सू मेई भी नखरे दिखाते हुए सन वेन वू के सीने से लग जाती है और मक्खन लगाते हुए कहती है, आप भी ना ब्रदर सन, आप क्यों बेकार में इस कचरे से अपनी तुलना कर रहे हैं? वहीं खड़ा लाल बंडाने वाला गुंडा जोर से हंसने लगता है और गंदे इशारे करते हुए लिन यॉन की मर्दानगी का मजाक उड़ाता है। मुझे तो लगता है इस लड़के को बीवी नहीं मिल रही, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये गरीब है, मुझे तो शक है कि ये साला नीचे से भी बेकार है। हाँ, सू में भी इस गंदे मजाक में शामिल हो जाती है और जहर उगलते हुए कहती है, सही कहा आपने, अगर मैं इस कचरे के पीछे आती तो मुझे डर है कि मैं अगले जन्म में भी माई बैक में नहीं बैठ पाती। तुमने खुद कहा था ना कि तुम यूजलेस हो, बस इसीलिए मैंने कभी तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं। इतनी बेइज्जती सुनकर भी लिन यॉन का चेहरा शांत रहता है। वो उन्हें पूरी तरह इग्नोर करके आगे बढ़ता है और एक चमचमाती हुई कार के पास जाकर रुकता है और ठंडे दिमाग से कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, अगर तुम मेरे पीछे आती तो सच में तुम इस जन्म में माई बैक में नहीं बैठ पाती। फिर उसने अपनी उंगली से पीछे खड़ी कार की तरफ इशारा किया और एक दमदार जवाब दिया, क्योंकि जो मैं खरीद रहा हूं वो वाली कार है। सबकी नजरें उस कार पर जाती हैं। वो थी बुगाटी नाइट शैडो ग्लोबल लिमिटेड नंबर 1, कीमत 130 मिलियन युआन। ये देखकर सन वेन वू जोर से ढाका मारता है। दिन दहाड़े खुली आंखों से सपने देख रहा है। अगर तू अपनी 3 पुश्तों के पैसे भी जमा कर ले तब भी मुझे शक है कि तू उसका एक दरवाजा भी नहीं खरीद पाएगा, और तू पूरी बुगाटी की बात कर रहा है। वहीं नीले बाल वाला सेल्समैन का चेहरा सख्त हो जाता है और लिन यॉन को धमकी देता है, मैं तुझे आखिरी 5 सेकंड देता हूं, अपनी शक्ल लेकर दफा हो जाए यहां से, वरना मुझे बुरा बनने पर मजबूर मत करना। लेकिन फिर अगले ही पल लिन यॉन ने उसे ऐसे इग्नोर किया जैसे वो वहां है ही नहीं। वो घूमता है और सीधा उस शरीफ सेल्समैन शाओ वैंग को बुलाता है। शाओ वैंग, ये डील तुम फाइनल करो। शाओ वैंग हकबका जाता है, मैं? लिन यॉन बिना किसी झिझक के अपना वीआईपी डायमंड कार्ड निकालता है और मशीन पर टैप करके स्लाइड करता है, और तभी मशीन से आवाज आती है, बीप। सबके दिलों की धड़कन रुक जाती है जब मशीन अनाउंस करती है, ट्रांसफर सक्सेसफुल, 130 मिलियन युआन। इससे शोरूम में सन्नाटा छा जाता है। सन वेन वू, सू मेई और बाकी सेल्समैन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है, क्या? ये सब देख नीले बालों वाला सेल्समैन सदमे में था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या देखा। वो हैरानी से कहता है, नहीं यार, ये कैसे हो सकता है? वो तो पक्का एक। अभी वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि अचानक पीछे से टक
टक हील्स की आवाज आई और अगले ही पल एक सनसनाता हुआ थप्पड़ उसके सर पर पड़ा। शोरूम की मैनेजर आग बबूला होकर चिल्लाई, बकवास बंद कर अपनी, अंधा है क्या तू? दिखाई नहीं देता ये हमारे बुगाटी के खास मालिक हैं। थप्पड़ जड़ने के बाद मैनेजर तुरंत लिन युवान की तरफ घूमी और चेहरे पर मिठास लाते हुए बोली, अरे आप मिस्टर लिन है ना? आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। हमारी दुकान पर भरोसा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर उसने पास खड़े श्याओ वैंग से कहा, और श्याओ वैंग, तुम्हारी सर्विस देखकर मैं बहुत खुश हूँ। तुमने हमारे शोरूम की इज्जत बढ़ाई है, इसलिए मैं तुम्हें अभी के अभी सीनियर सेल्स की पोस्ट पर प्रमोट करती हूँ और इस कार का पूरा कमीशन तुम्हें मिलेगा। उसने मुड़कर लिन युवान से कंफर्म किया, मिस्टर लिन, सही कहा ना मैंने? श्याओ वैंग बेचारा खुशी के मारे रोने जैसा हो गया। वो झुककर बोला, थैंक यू मैनेजर, थैंक यू मिस्टर लिन। फिर लिन युवान उस नीले बाल वाले सेल्समैन को ताना मारते हुए मैनेजर की बात का जवाब देता है, ये आपके रूल्स हैं, और वैसे भी उन लोगों के मुकाबले जो दूसरों को कुत्ते वाली नजरों से नीचा दिखाते हैं, श्याओ वैंग ने मुझे इंसान समझा, वो इसका हकदार है। मैनेजर ने हामी भरते हुए कहती है, मिस्टर लिन, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके तुरंत बाद मैनेजर तुरंत उस नीले बाल वाले सेल्समैन की तरफ उंगली उठाती है और चीख कर फैसला सुनाती है, सुना तूने? तू नौकरी से फायर्ड है। वो सेल्समैन सदमे में क्या चीख उठा। अपनी बर्बादी देखकर वो तुरंत मैनेजर के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है, नहीं मैनेजर, मुझे पता है मैं गलत था, मैं मरने लायक हूं, मैंने लोगों को देखने में गलती कर दी, प्लीज मुझे मत निकालिए, बस एक और मौका दे दीजिए, सिर्फ एक बार। जब मैनेजर ने गुस्से में मुंह फेर लिया तो वो भागकर लिन युवान के रास्ते में आ गया और घुटनों के बल घिसटते हुए हाथ जोड़कर रोने लगा, मिस्टर लिन, मेरे दादाजी, माफ कर दो मुझे, ये मैं था जो अंधा हो गया था, मेरी आंखें कुत्तों जैसी हो गई थी जो मैंने आपको नहीं पहचाना। आप तो बड़े दिल वाले हो, प्लीज एक बार सिफारिश कर दो ना, मैं ये नौकरी नहीं खो सकता। लेकिन लिन युवान ने उसकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा और ठंडे दिमाग से बस इतना कहा, मेरे रास्ते से हटो। और अगले ही पल हम देखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड्स उस सेल्समैन को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए उसे उठाकर ले जा रहे होते हैं। वहीं वो सेल्समैन अभी भी चिल्ला चिल्लाकर अपनी गलती की माफी मांगते हुए कहता है, मैनेजर, मैं आपके पैर पड़ता हूं, मुझे एक चांस दे दो, मेरे सर पर अभी लोन बाकी है, मैं सड़क पर आ जाऊंगा। इस ड्रामे के बाद मैनेजर लिन युवान को रोककर एक और खुशखबरी देती है। वो बड़े प्यार से कहती है, मिस्टर लिन, हमारे शोरूम का एक नियम है, बुगाटी नाइट शैडो खरीदने पर हम आपको 30 दिन के लिए एक एक्सक्लूसिव ब्यूटी कार मॉडल और ड्राइवर सर्विस गिफ्ट करते हैं। तभी मैनेजर कार के पास खड़ी एक लड़की को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है, ये है मिस किनमो, वर्ल्ड कार मॉडल चैंपियन। ये नज़ारा देखकर सुन वेनवू का दिमाग सुन्न पड़ जाता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अबे ये कैसे? जलन के मारे सुन वेनवू आगे बढ़ता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स तुरंत उसे रोकते हुए कहते हैं, सर पीछे हटिए, सिर्फ डिस्टिंग्विश्ड बुगाटी ओनर ही मिस किन के करीब जा सकते हैं। ये सुनते ही सुन वेनवू वहीं खड़ा रह जाता है। गुस्से और बेइज्जती से उसका चेहरा तमतमा उठता है। वो दांत पीसते हुए मन ही मन कहता है, वो कचरा, पक्का उसने ये सब प्रेसिडेंट ली की पहुंच लगाकर हासिल किया है। लानत है, ये सब कुछ असल में मेरा होना चाहिए था।